नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव। उदय कला क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, कालक्रम लेके आया था मैं आपके सामने। तो 15 कालक्रम मैंने पहले कराए थे। उससे आगे मैं 10 कालक्रम और आपके सामने लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। हिंदी की जितनी भी परीक्षाएँ हैं, सेकंड ग्रेड से लेकर के कॉलेज लेक्चर तक, नेट JRF सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बहुत सारी जानकारी मैं इसमें दूंगा। प्रत्येक ऑप्शन की मैं व्याख्या करूंगा इसमें, प्रत्येक प्रश्न की बहुत अच्छे से, और आपको बहुत सारे प्रश्न एक्स्ट्रा में भी याद हो जाएंगे। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण कालक्रम भाग 2 है ये। प्रश्न 1 से 15 तक मैंने पहले करा दिए थे, 16 से 25 है। पहला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ये रीतिकाल के ग्रंथ हैं सारे। तो देखिए, ऑप्शन ए है भाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद। बी रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। सी भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद, रस रहस्य। ऑप्शन डी काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद, भाव विलास। अब पहले तो हमको ये पता होना चाहिए किस किस की रचना है, ठीक है। रीतिकाल के ग्रंथ हैं सारे। देखिए, भाव विलास है, अगर हम भाव विलास की बात करते हैं तो वो देव की रचना है, ठीक है। काव्य निर्णय की अगर हम बात करते हैं तो काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है, ठीक है। रस रहस्य की बात करते हैं हम तो वो कुलपति मिश्र की रचना है, ठीक है। और जगत विनोद है पद्माकर की, ठीक है। इस तरीके से रचना है। अब हम इनका कालक्रम देखते हैं, ठीक है। देखिए, अब जो रस रहस्य है, रस रहस्य जो रचना है कुलपति मिश्र की, रस रहस्य, ये है रस रहस्य है 1670 में, 1670 ईस्वी। तो मित्रों, रस रहस्य थी, रस रहस्य की हम बात कर रहे थे 1670 में, ठीक है। भाव विलास है आपकी देव की रचना है 1689 में, 89। काव्य निर्णय की अगर हम बात करें तो 1746 में भिखारी दास की। और जगत विनोद की अगर हम बात करते हैं तो वो 1810 में है पद्माकर की, ठीक है। तो आपका ये कालक्रम बन जाएगा यहाँ से, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद 1670। भाव विलास आ जाएगी आपकी 1689, काव्य निर्णय 1740 और जगत विनोद 1810। ये इसमें जो जगत विनोद है ये पद्माकर की रचना है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जगत विनोद जो है पद्माकर की ख्याति का आधारभूत ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। और इसी रचना के आधार पर ये क्या है, आचार्य के रूप में स्थापित हुए थे, ठीक है। और ये जो था जयपुर के राजा जगत सिंह के संरक्षण में इन्होंने लिखा था। इसमें क्या है, पहले तो लक्षण जो हैं वो दोहों में दिए गए हैं और उदाहरण है वो कवित्व और सवैयों में दिए गए हैं। इसमें जगत विनोद की मैं बात कर रहा हूँ, जानकारी के लिए आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम होगा। श्रीधर पाठक, हरिओद, जयशंकर प्रसाद पंत, श्रीधर पाठक, प्रसाद, हरिओद, पंत, हरिओद, पाठक, पंत, प्रसाद, हरिओद, पाठक, प्रसाद और पंत। अब देखिए, अब श्रीधर श्रीधर दो में है, ठीक है। हरिओद हरिओद भी दो में है। तो देखिए, हमको पता होना चाहिए श्रीधर पाठक का जन्म जो 1859 और 60 दोनों डेट मिलती हैं इसकी, तो 1800 हम 60 मानेंगे इसका, ठीक है। तो पाठक हरिओद है, उसका जन्म हुआ है 1865 में, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो अलग हो गए, अब बच गए ये दोनों, ठीक है। तो देखिए, ये 1960, सॉरी 1860, 59 या 60, हरिओद का 1865, ठीक है। अब देखिए, श्रीधर पाठक के बाद जयशंकर प्रसाद नहीं आ सकते क्योंकि हरिओद 65 में, तो ये भी डिलीट हो गया। जयशंकर प्रसाद का 1889, ठीक है, और पंत का 1900, ठीक है। इस तरीके से इनका क्रम ये हो जाएगा। श्रीधर पाठक और हरिओद द्विवेदी काल के कवि हैं और जयशंकर प्रसाद और पंत छायावाद के कवि हैं। लेकिन जो हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है,
ये द्विवेदी काल के महत्वपूर्ण कवि होने के बाद द्विवेदी मंडल में शामिल नहीं थे। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, इनका जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया था, और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि भी ये कहे जाते हैं हरिओद। और जो प्रिय प्रवास है वो 1914 में प्रकाशित हुआ था। उसमें 17 सर्ग हैं जो श्री कृष्ण की कथा को लेकर अवतरित हुआ था, और श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का इसमें हरिओद की जो प्रिय प्रवास है उसमें वर्णन है। ठीक है। और वो द्रुत विलंबित छंद में लिखा प्रारंभ होता है वहाँ से कि दिवस का अवसान समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला। द्रुत विलंबित में जो क्रम चलता है वो नभा भरा का होता है। नगण, भगण, भगण और रगण, नभा भरा, इस तरीके से नय भा भय रा, मतलब नगण, भगण, भगण और रगण, इस तरीके से होता है। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको वैसे ही नॉर्मल जानकारी दे दी है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। वैसे अगर हम हरिओद की बात करें तो ये प्रिय प्रवास इन्होंने द्रुतविलंबित छंद में स्टार्ट किया, लेकिन इनका जो प्रिय छंद है वो मंदाक्रांता छंद है। ठीक है। तीसरा है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम क्या है। हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं इसमें दे रखा है लहर, प्रेम पथिक, कामायनी और आंसू। दूसरा है प्रेम पथिक, आंसू, लहर, प्रेम पथिक। देखिए पहला ऑप्शन है लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, लहर, आंसू, कामायनी, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। तो अगर हम प्रसाद की रचनाओं की बात करें तो उर्वशी उनका जो चंपू शैली में लिखा गया था, पहला 1909 ईस्वी में था। ठीक है। उसके बाद अगर हम उर्वशी की बात करें तो दिनकर का खंड काव्य है, उसको गीति नाट्य, काव्य नाटक भी कहते हैं, जो 1961 में लिखा गया था। 1909 में उर्वशी, उसके बाद वनमेलन है 1909 में, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोक उच्छ्वास 1910। ठीक है। शोक उच्छ्वास 1910 है, लेकिन उच्छ्वास जो रचना है वो पंत की है, ध्यान रखना, जिससे नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का परिवर्तन माना था। वब्रुवाहन 1911 है, कानन कुसुम 1912 में है प्रसाद का, करुणालय 1913। प्रेम पथिक की अगर हम बात करें, देखिए प्रेम पथिक इसमें है, प्रेम पथिक 2 में है, प्रेम पथिक 1914 में। ठीक है। अब देखिए ये हट गया, 25 में है, और लहर 33 में, तो ये हो नहीं सकते, प्रेम पथिक पहले आएगा इसमें भी इसमें। अब देखिए प्रेम पथिक के बाद आंसू है और इधर लहर है। ठीक है। तो देखिए अब जो लहर है वो 1933 में है और आंसू है वो 1925 में है, तो लहर के बाद आंसू नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया। अब बच गया हमारे पास दूसरा, तो प्रेम पथिक 1914, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। ठीक है। तो इस तरीके से ये इनका क्रम है। ठीक है। और जो प्रेम पथिक है उसके बाद में झरना भी लिखा गया था 1918 में, जो काव्य संग्रह है इनका, चित्राधार भी है, इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, तो मैंने आपके लिए जानकारी के लिए बता दिया है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है। ये हम बात कर रहे हैं उपन्यासों की। ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम, कठगुलाब, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के, ठीकरे की मंगनी। कठगुलाब, सूरजमुखी अंधेरे के, ठीकरे की मंगनी, शेष यात्रा। सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाब। कठगुलाब, ठीकरे की मंगनी, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के। अब देखिए हमको ये पता होना चाहिए किस किस की रचना है। देखिए कठगुलाब है जो, अगर हम कठगुलाब की बात करें तो वो मृदुला गर्ग की है, मृदुला गर्ग। ठीक है। शेष यात्रा की अगर हम बात करें तो वो उषा प्रेमवदा की है, प्रेमवदा। ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे के, कृष्णा सोवती। कृष्णा सोवती। और हमारा बच गया कौन सा, ठीकरे की मंगनी। ठीकरे की जो मंगनी है वो है किसकी, नासिरा शर्मा। ठीक है। तो देखिए कठगुलाब है, मृदुला गर्ग की रचना है। तो देखिए गुलाब का कठ यानी लकड़ी का जो गुलाब होता है वो मृदुल होता है, मृदुल से मृदुला गर्ग। शेष यात्रा आपकी उषा प्रेमवदा की।
तो जो ऊषा का जो ऊषा है जो उसका प्रिय है उसकी शेष यात्रा बची हुई है। अभी याद कराने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक। सूरजमुखी अंधेरे के वो है कृष्णा सोबती की। तो जब तक सूरजमुखी सूरज से अंधेरा नहीं हो जाता तब तक जो कृष्णा है वो सोती रहती है, मतलब सोवती, कृष्णा सोवती। और ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की है। नासिरा मतलब कोई सिरा नहीं है। ठीकरे की जो ठीकरे की तरह जो मंगनी होती है उसका कोई सिरा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं इनका बता देता हूँ डेट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सूरजमुखी अंधेरे के 1972 कृष्णा सोवती। शेष यात्रा रह गई किसकी, ऊषा के प्रिय की, तो वो हो गया 1984। ठीकरे की मंगनी है नासिरा शर्मा की 1989। और जो कठगुलाब वो मृदुल होता है वो 1996। तो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें कठगुलाब, इसमें कठगुलाब, इसमें कठगुलाब, तो कठगुलाब सबसे लास्ट में 1996 है, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए सीधा सीधा ऑप्शन यही निकल रहा है। निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। अब देखिए इंसान के खंडर, तो देखिए पहला ऑप्शन इंसान के खंडर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। परिंदे, इंसान के खंडर, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। पीली छतरी वाली लड़की, परिंदे, सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडर, सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडर, परिंदे, पीली छतरी वाली लड़की। अब देखिए इंसान के, पहले हमको ये पता होना चाहिए किस किस की है। इंसान के खंडर है मोहन राकेश की, मोहन राकेश। ठीक है, इसके बाद है परिंदे निर्मल वर्मा। ठीक है, सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। और पीली छतरी वाली है लड़की है उदय प्रकाश। ठीक है, उदय प्रकाश। तो अब देखिए सबसे पहले आएगा आपका इंसान के खंडहर। ठीक है, इंसान के खंडहर है मोहन राकेश की कहानी है 1950। ठीक है, परिंदे 1960, जिसे नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी माना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नामवर सिंह ने माना है हिंदी की पहली नई कहानी। ठीक है, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी है वो है किसकी, मुक्तिबोध की। ये है सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध 1971। और पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की। दो ये है इसकी, इसका सन है जो वो है 2001, ये है 2001 में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर परिंदे 1960, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि इंसान खंडर 50 में, पीली छतरी वाली लड़की सबसे लास्ट में, सतह से उठता आदमी भी, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ये सीधा निकल रहा है। और पीली छतरी वाली लड़की है वो उदय प्रकाश की है। उदय प्रकाश किसे, ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न भी पूछा गया था पिछली परीक्षा में 2016 वाली में, कि कौन सी एक कहानी नहीं है, तो उसमें उनके दिया था क्या नाम है, पाल गोमरा का स्कूटर, और पीली छतरी वाली लड़की, तिरछ, दरियाई घोड़ा, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए थे। तो उदय प्रकाश के बारे में पूछा था। ठीक है, तो सबसे ये महत्वपूर्ण कहानी है पीली छतरी वाली लड़की, 2001 में प्रकाशित हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का निबंधों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, बहुत सारे इन्होंने निबंध लिखे हैं। सीरीज की याद आई, रथ यात्रा। तमाल के झरोखे से सीरीज की याद आई, रथ यात्रा। शेफाली झर रही है, शेफाली झर रही है, रथ यात्रा। तमाल के झरोखे से सीरीज की याद आई, सीरीज की याद आई। तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही, रथ यात्रा। तो अब देखिए सबसे पहला है तमाल के झरोखे से, इनका। अब देखिए तमाल के झरोखे से 2 में है, तो ये ऑप्शन डिलीट हो गए। हमको पता होना तमाल का झरोखे है 1981 में। ठीक है, तमाल के झरोखे से। दूसरे नंबर पर है शेफाली झर रही है। देखिए अब इसमें सीरीज़ की याद आई है, तो ये शेफाली झर रही है आपका है 1989 में। ठीक है, और ये जो सीरीज़ की याद आई है तीसरे नंबर पे है 1995 में। और जो रथ यात्रा है 2002 में रथ यात्रा कर रहा है वो। तो ये क्रम हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। तमाल के झरोखे से 1981, शेफाली झर रही 1989, सीरीज की याद आई 1995, रथ यात्रा 1981, 1989, 1995 और 2002। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं।
सातवां, निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहचर्य समय, अतीत, आज के अतीत, टुकड़े टुकड़े दास्तां, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, आज के अतीत, सहचर्य समय, टुकड़े टुकड़े दास्तां। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तां, सहचर्य समय, आज के अतीत। आज के अतीत, सहचर्य समय, टुकड़े टुकड़े दास्तां, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो देखिए पहले हमको ये पता होना चाहिए किस किस की। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र, ठीक है, रामदरस मिश्र कि राम के दर्शन के लिए सहचर्य समय, ध्यान रखना है, राम के दर्शन मतलब रामदरस, ठीक है। रामदरस मिश्र क्या है। दूसरा है आज के अतीत, ये भीष्म साहनी, भीष्म साहनी की आत्मकथा है। तो आज के अतीत क्या होते हैं, भीषण होते हैं, मतलब भीष्म। टुकड़े टुकड़े दास्तानों को अमृत से जोड़ देते हैं, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर की ये आत्मकथा है। और क्या भूलूं क्या याद करूं सबसे फेमस है हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए जो सबसे पहले आएगा हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं। अब देखिए ये 4 भागों में थी इस हरिवंश राय, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूस और दसम द्वार से सोपान तक, ठीक है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर 1970, और बसेरे से दूर 1978, और क्या भूलूं क्या याद करूं क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में है, और दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर 1970 में है, बसेरे से दूर 1978 में है, और दसम द्वार से सोपान तक 1985 में है। तो देखिए सब क्या भूलूं क्या याद करूं सबसे पहले आएगा 1969 में, ठीक है। दूसरा है, दूसरे की हम बात करेंगे टुकड़े टुकड़े दास्तान, देखिए इसमें भी है टुकड़े टुकड़े दास्तान, पे इस पे आ जाएंगे हम, ठीक है। ये है आपका 1986 में अमृतलाल नागर का है। टुकड़े टुकड़े सहचर्य समय रामदरस मिश्र का है, 1991 में है इनकी ये आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। और आज के जो अतीत है वो है 2003 में भीष्म साहनी का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तां, सहचर्य समय, आज के अतीत। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन 1969, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर 1986 आत्मकथा, सहचर्य समय रामदरस मिश्र 1981, और आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी। 8वां है अंधायुग के शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सी ऐसी हिंदी में महत्वपूर्ण रचनाएं जिनका अंक शीर्षकों का क्रम भी पूछा आपसे जा सकता है। तो देखिए कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा कर सत्य, गांधारी का श्राप, पशु का उदय, कौरव नगरी, अश्वत्थामा कर सत्य, गांधारी का श्राप। तीसरा है कौरव नगरी, पशु का उदय, गांधारी का श्राप, अश्वत्थामा कर सत्य। चौथा है कौरव नगरी, अश्वत्थामा कर सत्य, पशु का उदय, गांधारी का श्राप। अब देखिए ये जो वाला प्रश्न है अंधायोग है, उसके अंक हैं जो उसके मैं बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो अंधायोग है उसमें स्थापना उसका दिया हुआ है, अंधायोग की स्थापना। उसके बाद पहला अंक है वो कौरव नगरी है। देखिए कौरव नगरी 3 में है इसमें, ठीक है, कौरव नगरी है। दूसरा है जो कौरव नगरी के बाद पशु का उदय होता है, पशु का उदय सेकंड नंबर पे। तो देखिए ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन। कौरव नगरी सबसे पहला अंक है। दूसरा है पशु का उदय, ठीक है। तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य है, अर्धसत्य अश्वत्थामा का, ठीक है। अश्वत्थामा के बारे में ही पशु का उदय होता है, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, ठीक है, कि अश्वत्थामा मारा गया उस वाली वो होती है इसमें। उसके बाद अंतराल आता है पंख पहिए और पट्टियों के रूप में। उसके बाद चौथा अंक है जो उसका वो गांधारी का श्राप है, ये चौथा है, गांधारी का बिल्कुल क्रम सही दिया है, चौथा अंक है। 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, 5वां जो अंक है वो विजय एक क्रमिक आत्महत्या के नाम से आती है। और समापन होता है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से, यानी प्रभु की मृत्यु से समापन हो जाता है इसका, प्रभु की मृत्यु, ठीक है। तो अंधायोग के बारे में सभी अंकों के बारे में मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको। अंधायोग आपको पता ही होगा किसका है, अंधायोग धर्मवीर भारती का है, ठीक है। और अगर हम इसकी पात्रों की बात करें तो इसमें गांधारी है, धृतराष्ट्र है, कृतवर्मा, संजय, वृद्धाचक, ठीक है, विदुर है, युधिष्ठिर है, कृपाचार्य है, युत्सु है, गूंगा भिखारी है, प्रहरी और व्यास और इनके रूप में आते हैं, और कृष्ण है, ठीक है।
जो घटना काल है इसका वो महाभारत के 18वें दिन की जो संध्या है, जो 18 दिन तक युद्ध चला था, उसके दिन की 18वें दिन की जो शाम का जो है वहाँ से लेकर के प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण तक का इसमें विवेचन दिया हुआ है कि प्रभास तीर्थ में वहाँ पर जो कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई थी वहाँ तक का इसमें वर्णन दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही कालक्रम बताइए। देखिए, चित्रावली, मृगावती, चंदायन, अनुराग बांसुरी, चंदायन, मृगावती, अनुराग बांसुरी, चित्रावली, चंदायन। ओहो, इसमें एक ऑप्शन मिस हो गया है ना। मृगावती, चित्रावली और अनुराग बांसुरी का ये जो क्रम है वो एक इसमें से मिस हो गया है हमसे। देखिए मित्रों, एक ऑप्शन मुझसे मिस हो गया है, इसमें डी ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है। चलो फिर भी इससे हमारा उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए चंदायन, चंदायन इसमें आ रहा है। तो चंदायन ये चित्रावली बाद की रचना है जो 1613 में है, कुतुबन की। देखिए, चंदायन मुल्ला दाऊद की है, मृगावती कुतुबन की है, बांसुरी का नूर है और चित्र है आपके कहाँ पे, आसमान में। ठीक है, तो देखिए चंदायन, चंदायन दोनों में है, उसके बाद मृगावती, मृगावती दोनों में है। तो चंदायन है आपका 1379 में। ठीक है, मुल्ला दाऊद की जो राम कुमार वर्मा ने माना था। मृगावती रामचंद्र शुक्ल ने माना था कुतुबन की, ये 1503 इसका माना जाता है, लेकिन शुक्ल के अनुसार हम इसका एक मानेंगे। ठीक है, इसके बाद है, अब देखिए चित्रावली और अनुराग बांसुरी। अब अनुराग बांसुरी है वो 1764 में है, नूर मोहम्मद की रचना है ना। अनुराग बांसुरी 1764 में है, और जो चित्रावली है उस्मान की है, उस्मान। ठीक है, ये है 1613 में। ठीक है, तो ये हमारा क्रम आ जाएगा। चंदायन मुल्ला दाऊद की 1379, मृगावती कुतुबन की 1501, चित्रावली 1613 उस्मान, और अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हंसावली सबसे पहली रचना है। अगर हम सूफी रचनाओं की बात करें तो 1370, फिर चंदायन 1379, 1501 सत्यवती का था, 1503 मृगावती, 1540 पद्मावत, 1545 मधुमालती, 1568 रूपमंजरी, 1590 चिताई वार्ता, 1613 चित्रावली, 1618 रसरतन, 1619 ज्ञानदीप, 1625 नल दमयंती, 1731 हंसजवाहर, 1744 इंद्रावती और 1764 अनुराग बांसुरी। इस तरीके से मैंने आपको जानकारी दे दी है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित संत कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम बताना है। ठीक है, संत कवियों की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है दादू, मलूक, गुरु नानक, सुंदरदास, गुरु नानक, दादू, मलूक, सुंदरदास, मलूकदास, दादू, सुंदर, गुरु नानक, सुंदर, दादू, मलूकदास। तो देखिए कौन सा इसमें से सही होगा। 10वां है जो देखिए गुरु नानक और गुरु नानक। गुरु नानक का सबसे पहले हुआ था 1469 ईस्वी में, तो गुरु नानक इसमें भी है, इसमें भी। अब इसमें दादू है, इसमें सुंदरदास है। तो देखिए दादू है जो 1544 में उनका जन्म हुआ था, 1544, और इधर जो सुंदरदास है उनका हुआ था 1596 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अलग हो गया। तो हमारे पास बच गया सेकंड ऑप्शन, गुरु नानक 1469, दादू 1544, मलुकदास 1574 और सुंदरदास आ जाएगा आपको 1596। तो हमारा ये हो जाएगा क्रम। ठीक है, क्योंकि गुरु नानक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सेकंड नंबर पे दादू, लेकिन यहाँ सुंदरदास है। सुंदरदास तो सबसे लास्ट में है, तो ये तो आ नहीं सकता। ठीक है, मलुकदास सबसे पहले, ये आ नहीं सकते। ठीक है, मलुकदास क्योंकि 1574 में है, और इधर दादू है वो 1540 में है, तो गुरु नानक सबसे पहले, तो इनसे बाद में आ नहीं सकते। तो ये 3 ऑप्शन अलग हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला, गुरु नानक, दादू, मलुकदास और सुंदरदास। 1469, 1544, 1574, 1596। तो एक वीडियो था मित्रों, बहुत ही आपको पसंद आएगा, बहुत एक्स्ट्रा जानकारी भी मैंने आपको इसमें दी है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करें, ज़रूर बताएं मुझे, जिससे मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।